हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं सभी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और आपको उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 102। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई गई है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन यही होता है इस सब्जेक्ट का कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ऐसे राइट्स होते हैं जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी ह्यूमन के लिए, जो गारंटी करते हैं कि जितनी भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं वो चीजें सभी सिटीजन्स के लिए गारंटीड है। वो रूल्स या फिर वो राइट्स जो हैं वो उन्हीं के लिए है, और उसके उन राइट्स के अकॉर्डिंग सभी सिटीजन्स को इक्वली और फेयरली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, भले ही उनका बैकग्राउंड कुछ कुछ भी हो, किसी भी कास्ट के हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन बिहाफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जैसे कि हमारा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है सभी को, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिडीम्स। ठीक है, राइट टू अप्रोच द कोर्ट इफ एनी राइट्स आर ए वायलेटेड। मगर अगर आपका ये भी राइट्स है कि अगर आपके राइट्स को फॉलो नहीं किया गया है या आपके राइट्स के बिहाफ पे आपके साथ इनइक्वालिटी करी गई है तो आप उस चीज के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट ही आता है, राइट में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये अगर आपको आंसर छोटे लग रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने आंसर्स में जरूर मेंशन करना ही करना है। इनके साथ साथ अगर आप अपने कुछ और वर्ड्स एड ऑन कर देंगे तो आपका ये आंसर बहुत ही सुंदर और बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छे नंबर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस और मेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने अभी फंडामेंटल राइट्स देखा, अब हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक सेट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशंस है जो सभी इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दे आर मेंट टू रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसलिए बनाया गया है ताकि सभी सिटीजन्स को उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का को लेकर वो जागरूक रहे। देखिए, सबका हक राइट्स तो मिले हैं सिटीजन्स को, पर सिटीजन्स का क्या राइट है वो भी तो उनको पता चलना चाहिए ना। तो इसलिए हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बनाया गया है कि सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी यही होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको रिस्पेक्ट करना है, जितना भी हेरिटेज है, कल्चर है, उसको चेरिश करना है, आपको सोवर्निटी प्रोटेक्ट करना है, आपको हार्मनी प्रमोट करना है और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, जितना भी साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है, प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको सेव करना है और उसको लेकर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारी सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। तो कंपोजिशन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें हम तो ये जाना जाता है एज द पार्लियामेंट। ठीक है, इसको कंपोज किया गया है ऑफ टू हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। आप सभी को पता होगा लोकसभा बेसिकली एक लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, इसमें मेंबर जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि हम वोट के थ्रू डालते हैं लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके थ्रू जो है राज्यसभा में उनको डाला जाता है, मतलब उनको असेंबल किया जाता है। ठीक है, और बाय द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इट कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। आप सभी को पता होगा राज्यसभा सभा जो है राज्यसभा जो है वो हमारे किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर फ्रेम करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपको शॉर्ट नोट या नोट लिखना है ऑन द फॉलोइंग, द नेहरू रिपोर्ट एंड द कैबिनेट मिशन। द नेहरू रिपोर्ट क्या है कि ये एक बेसिकली प्रपोजल था फॉर अ न्यू डोमेंशन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसके लिए न्यू डोमिनियन के लिए यहाँ पे एक प्रपोजल दिया था नेहरू ने। ठीक है, ये प्रिपेयर हुआ था 1928 में।
ठीक है, बाय द कमिटी लेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, उसके थ्रू ये जो है 1928 में बनाया गया था। और ये जो रिपोर्ट है वो रिकमेंडेड है ग्रांटिंग इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमिनियन। जो हमारा ब्रिटिश डोमिनियन था उसके अंतर्गत उसको हटा के इंडियन गवर्नमेंट का जो सेल्फ गवर्नमेंट अपनाने के लिए ये एक तरीके का रिपोर्ट था जो नेहरू द्वारा लाया गया था। ठीक है, और द नेहरू रिपोर्ट वाज सिग्निफिकेंस बिकॉज ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है एक शिफ्ट को, सीकिंग लिमिटेड सेल्फ रूल टू डिमांडिंग फुल डोमिनेंस। मतलब एक लिमिटेड फ्रीडम को हम सभी ढूंढ रहे थे, बट उस लिमिटेड के साथ हम आगे चलकर पूरे तरीके से अपने स्टेट के ऊपर पूरा पावर खुद कर पाना, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए ये बेसिकली एक तरीके से सेंटर था उसके बीच में। तो ये इसलिए नेहरू रिपोर्ट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन। द कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में आया था, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया लीडरशिप, टू इंडियन लीडरशिप। जो पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर इंडियन लीडरशिप में दे दिया जाएगा, ये द कैबिनेट मिशन था इसका। ठीक है, इसका एम था बेसिकली कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना इंडिया को फॉर देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये जो मिशन था वो एक प्रपोज किया गया था 3 tier स्ट्रक्चर में फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, विद प्रोविंस ऑफ प्रिंसली। ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या था, कैबिनेट मिशन में सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब से पावर को ट्रांसफर किया था इंडियन लीडरशिप में, ठीक है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी यहाँ पे चीजें, कई ऐसी चीजें बनाई गई थी कि ऐसे रूल्स, ऐसे असेंबली बनाई गई थी जिसके थ्रू हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनालाइज द फीचर ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आपको एनालाइज करना है। तो हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि हो गया हमारा असम, हो गया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी चीजों से डील करता है। इसके की फीचर्स की बात करें तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग जो है, कस्टमरी लॉज हो गया, जुडिशियल अथॉरिटीज, फाइनेंशियल पावर्स, इन सभी चीज पे फोकस करता है। जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है उसके बारे में आप कुछ इस तरीके से डीपली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज डिटेल में डिस्कस करें, सो जस्ट हम देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर को कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है डिस्कस द मेन फीचर्स 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके मेन फीचर्स के बारे में आपको बताना है। तो इसका मेन फीचर था हमारा 3 tier सिस्टम बनाना, ठीक है, जिसमें हमारा विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट होगा। रेगुलर इलेक्शंस होंगे, ये भी चीज। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स जो है उसमें रिजर्वेशन जरूर होनी चाहिए, 1/3 जो है वो वुमेन्स के लिए, और स्केड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं और स्केड्यूल्ड ट्राइबल्स जो होते हैं उनके लिए जरूर 1/3 चीजें, सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए। पावर और फंक्शन जो है वो पंचायत सिस्टम में भी अथॉरिटी अच्छे से होनी चाहिए, सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ऊपर के अभी कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लिखने थे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आपको इस तरीके से कंटिन्यू करना है कि कैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, फाइनेंस कमीशन जो था, जो इलेक्शंस टाइम टू टाइम नहीं होते थे उसको टाइम टू टाइम करने के लिए बोला गया। ठीक है, इलेक्शंस को हर 5 साल बाद कराना जरूरी ही है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसने स्टेट मच हैव अ इंडिपेंडेंट कमीशन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जरूर होना चाहिए। फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, तो ये सभी चीज अमेंडमेंट जो था 73rd वाला, ये प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स एंड इंश्योर दैट लोकल बॉडीज हैव एडुकेट रिसोर्सेज एंड ऑटोनॉमी टू फंक्शन इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल में आप बता सकते हैं कि कैसे हमारा डेमोक्रेसी और लिबर्टी है, सोशल जस्टिस, गांधीयन प्रिंसिपल्स को, हम सेक्युलरिज्म को कैसे फॉलो करते हैं, इस सभी चीजों को बताते हुए आप इसका फ्रेमवर्क बता सकते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखना है आपको अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा द
द सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया कमीशन को स्टैब्लिश किया था 1983 में, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में जितने भी चीजें हैं, अरेंजमेंट्स है, उसको समझने के लिए, जैसे कि हो गया मैं स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, गवर्नेंस रूल्स हो गया, ठीक है, आर्टिकल 356 कितना इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल रिलेशंस हो गया, इन सभी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। द क्रिप्स मिशन, इस ये क्रिप्स मिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका इनिशिएटिव जो था 1942 में लिया गया था बाय द सर स्टाफर्ड क्रिप्स, ठीक है, इन्होंने इंडियन कॉपरेशन जो था उसको ब्रिटिश वॉर वॉर एफर्ट्स में बनाया था वाइल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ठीक है, तो ये मिशन जो था वो प्रपोज करता था, गारंटी करता था इंडियन डोमिनेंट स्टेट्स को कि आफ्टर द वॉर जितने भी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी है, प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेटस है, उनको ये चीज दी जाएगी, ठीक है, गारंटी किया था। इनके की प्रपोजल्स की बात करें तो डोमिनेंस स्टेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, राइट टू सी, ठीक है, वॉर एफर्ट सपोर्ट, की अगर वॉर से जो चीज एफर्ट हो रही है उसका सपोर्ट मिलेगा, ये क्रिप्स मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आना अनिवार्य है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका असेंबली कैसे हुआ, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है हमारी इंडिया की, उसका इलेक्शन प्रोसेस था, फिर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फिर ड्राफ्टिंग कमीशन आई थी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें, ठीक है। तो कुछ इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था जो कि नवंबर 26 1949 में बन गया था, आप सभी को पता होगा। और फिर आगे बाद में चल के 26 जनवरी 1950 को इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरह घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं हम कि कैसे नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉज होते हैं, जो दीज आर नॉन जस्टिसेबल मीनिंग दे कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स, मतलब ऐसे रूल्स, ऐसे राइट्स जिनको कोर्ट के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है। गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है कि कैसे सिक्योरिंग अ लिविंग वेज, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इंश्योरिंग अ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। वाइल फंडामेंटल राइट्स जो है आर इमीडिएट एंड इनफोर्सेबल, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है और जस्टिस के लिए बनाया गया है और सोसाइटी के इक्वालिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम। अगेन वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर राइट नोट लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा क्या है। कि राज्यसभा जो है या काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, जो सेवरल स्पेशल पावर्स है उनसे उसके पास, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, परमानेंट हाउस है एक तरीके का वो, स्टेट इंटरनेस आर्टिकल 249, इसके तहत क्या है कि जो राज्यसभा है कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ इट इज इन द नेशनल इंटरनेट इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू अ टू थर्ड मेजोरिटी अगर इसको पास कर देती है तो राज्यसभा के पास ये पावर है कि उसको वो लॉ को ला सकती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का हक भी राज्यसभा के पास होता है। तो अपने आप में ही राज्यसभा के पास बहुत खास पावर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स होती हैं किसी भी पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में, पर्टिकुलरली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इट मींस दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, कि मतलब सभी मेंबर जो है वो कैबिनेट के वो कलेक्टिवली अकाउंटेबल हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, और अल्टीमेटली टू द पीपल, पीपल के लिए भी, ठीक है। जैसे कि यूनिफाइड फ्रंट हो गया, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पब्लिक ट्रस्ट, इन सभी में जो है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स है, कैबिनेट्स है, उनका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कस द फीचर ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको एग्जाम में किसी भी शेड्यूल के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे हमने अभी सिक्स और अब हम फिफ्थ के बारे में देखेंगे, या कितने अमेंडमेंट हुए थे उनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो अमेंडमेंट और शेड्यूल के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
तो फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल्स हैं वेरियस स्टेट में, इंक्लूडिंग जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा एरिया है, सिक्स कवर्ड, जो सिक्स शेड्यूल में कवर हुआ था उसी से रिलेटेड हमारा ये फिफ्थ भी है। ठीक है, जैसे स्केड्यूल एरियाज, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, गवर्नेंस रोल, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लैंड एंड रिसोर्सेज, जिसमें स्पेशल प्रोविंस मिलेगा, गवर्नेंस डायरेक्ट करेगी कि जो सर्टेन लॉज है, पार्ट्स हैं, देयरफॉर वो स्केड्यूल के एरियाज पे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं केवल रूल बना दिया गया उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें इंश्योर करती है जो हमारा फिफ्थ स्केड्यूल है उसके बारे में। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, ये प्राइम मिनिस्टर जो है, अदर मिनिस्टर जो है, गवर्नेंस ऑफ द स्टेट्स होते हैं, जजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट्स के होते हैं उनको अपॉइंट करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, फाइनेंशियल पावर भी होता है, जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। ये ग्रांट कर सकते हैं, पार्डोन भी कर सकते हैं रिप्राइवर्स को, रिपिसेट्स को। ठीक है, किसी भी एक्ट को मना भी करवा सकते हैं। मिलिट्री पावर्स भी इनके पास होती है, इमरजेंसी पावर भी, अगर किसी इमरजेंसी की वजह से पीएम जो है वो अगर सत्ता से हट जाता है तो उस टाइम रूल कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ठीक है, सो दीज पावर इंश्योर्स द प्रेसिडेंट्स रोल एज अ वेटर। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट्स का तो काम केवल साइन करना होता है, हस्ताक्षर करना होता है, बट उससे कहीं ज्यादा बढ़कर प्रेसिडेंट्स के पास पावर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस लोकल वर्ड को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें क्या होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो लार्ज सिटी जैसे कि हो गया, लार्ज सिटी जैसे म्युनिसिपल काउंसिल, स्मॉलर टाउन्स एंड नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरियाज। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिस एरिया से इलेक्ट किया गया है उसका रिप्रेजेंटेड की तरह अर्बन जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो दिखाती है। और पंचायत, जैसे कि आपने पंचायत का नाम सुना होगा, तो वो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट में ही आता है। ठीक है, अर्बन एरियाज का खुद का जो गवर्नमेंट है उसमें। ठीक है, मेयर हो गया, कमिटीज हो गया, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो गया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गया, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीजें आती है हमारी अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमें अगेन शॉर्ट नोट लिखना है जुडिशियल रिव्यू के अंदर एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बेसिकली ये पावर ऑफ द जुडिशरी है जो एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस जितने भी हैं। इन इंडिया अगर हम बात करें, दिस पावर इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और हाई कोर्ट्स के पास। ठीक है, की एस्पेक्ट्स इंक्लूड जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, की जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है या नहीं, वो वैलिड है भी कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई लाइक कोई गुनाह हुआ या कोई भी रूल बनाना है या कोई उसके ऊपर कोई बात करनी है, तो वो सबसे पहले चेक किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैलिड है कि नहीं है, और राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही देखती है हमारा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, केस बेस करना, मतलब जो केस है उस पे क्या राय लेनी है, क्या उसका हल निकालना है, वो चीज। अमेंडमेंट्स जो है, कोई अमेंडमेंट जो है वो जरूरतमंद है कि नहीं, उसको करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है उस किसी भी अमेंडमेंट को करना या नहीं। ये चीज जुडिशियल रिव्यू द्वारा होता है, यानी जुडिशियल रिव्यू यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये प्रपोज करता है बाय द जवाहरलाल नेहरू December 13 को 1946 में, to lay down the idealism of principle that, अगेन ये वही है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 13 दिसंबर को 1946 में लाया गया था, जिसमें सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया था, जस्टिस और लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, गाइडिंग फ्रेमवर्क जो सर्व करता है एज अ गाइड फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योरिंग दैट द वैल्यूज of the freedom struggles are reflected. ठीक है, so these objectives are resolutions set द फाउंडेशन विजन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आज हमने देखे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट कोड का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और रही बात इन डेप्थ डिस्कस करने की, तो वो हमारे पास टाइम नहीं है, इस वजह से हम बस चीजों को ऐसे गो थ्रू कर ले रहे हैं और आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो चीज यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी बीपीएससी 102। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।